स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्ता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार ने कल आखिरी घंटे में 18,000 का शिखर पार किया फिर से, और आज उस तेजी को कंसोलिडेट करता हुआ आज है बहुत ही अच्छी तेजी। लगातार चौथे दिन बाजार में हम देख रहे हैं रौनक, और निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है 18,150 के आसपास। सभी के सभी सेक्टर इंडेक्स इस वक्त कर रहे हैं हरे निशान में कारोबार, और आईटी इंडेक्स में अच्छी स्ट्रेंथ लौट रही है। सवाल यह है कि क्या बाजार अब नए शिखर की तरफ बढ़ चला है, और क्या अगले हफ्ते भर में या 10 दिन में नया शिखर हासिल हो जाएगा? इस पर अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। बाजार में आपकी रणनीति को लेकर आपको गाइड करेंगे, और आपके सभी सवाल भी हम शो में शामिल करेंगे। लेकिन पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। हमारा फोन नंबर है 9167329108। इस पर आप फोन कीजिए, SMS कीजिए, या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप 18 स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान शेयर इंडिया के रवि सिंह और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। रवि और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। कुणाल, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए 18,604 अब सबकी नजर वहीं पर है कि वो अब स्तर कब हासिल होगा। आपको क्या लग रहा है कि अब बहुत दूर नहीं है वो लेवल, और जो तेजी की जो चाल पकड़ी है बाजार ने वो यहां से भी जारी रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगर हम निफ्टी के ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो हमने एक बहुत ही ब्रॉडर कंसोलिडेशन फॉर्मेशन निफ्टी इंडेक्स में हमने देखा, और ये जो इंडेक्स कंसोलिडेशन जो हमने देखा वो करीब करीब जुलाई एंड से लेके अब तक का था। सो दैट मींस ऑलमोस्ट ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद हमने पहली बार मंथली क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के नियर देखी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट 3 मंथ्स हाई। और अगर हम ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो हमारा जो प्रीवियस हाई बना था 15 सितंबर को, वो था 18,096 का। 18,100 के ऊपर हमने डिसाइसिव आज ट्रेड होते हुए भी देखा है। तो मैं एक दिन और वेट करना चाहूंगा। अगर आज के दिन मार्केट यहीं पे क्लोज देता है नियर टू हाई, और कल अगर एक फॉलो थ्रू मिल जाता है, देन आई थिंक इस 17,800 के बॉटम को कंसीडर करते हुए हम एक न्यू हाई की आशा बाय दिसंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में भी मार्केट जा सकता है, बट ओवरऑल रुझान पॉजिटिव रहने की आशंका है। ठीक है, तो मोमेंटम पॉजिटिव है। दिसंबर तक एक ऑल टाइम हाई भी हम आते हुए देख सकते हैं। ऐसी राय निकल कर आ रही है, और फिलहाल इन स्तरों पे बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में रहना चाहिए, ये राय आ रही है निफ्टी इंडेक्स पर चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, और इस शो में आपके सवाल जवाब हम शामिल करेंगे। और सबसे पहले कॉलर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? मैम, मेरे पास हाथिया इंडस्ट्री के शेयर्स हैं। ओके। 140 के बाइंग पर मेरा इसमें व्यू है 1 मंथ का। 20% मैंने इसके टारगेट सोचा है, तो मैं इसको अचीव कर पाऊंगा कि नहीं? ओके, 70% आपका टारगेट है। एक बार फिर से 20%। ओके। रवि सिंह जी, आपसे एक बार समझेंगे साथिया इंडस्ट्रीज आपको कैसी लगती है? देखिए इनकी 140 की खरीद है, और 100 शेयर्स जो हैं इनके पास है। यहाँ पे थोड़ा सा इनको प्रॉफिट ज़रूर हो रहा है, और अपने 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये काउंटर। क्या आगे भी ये मोमेंटम जो है बरकरार रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 6 महीने से लगभग एक टाइट रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, पर हाल फिलहाल इसमें तेज़ी बनी है। क्या कुछ तेज़ी की ठोस वजह आपको ज्ञात है, और क्या इस काउंटर में पॉजिटिव नजरिया आप रखते हैं? रवि सिंह जी, एक बार अनम्यूट करके अपना आंसर दीजिए। जी सॉरी। देखिए इस समय पेपर इंडस्ट्री में सृष्टि जी पूरे अगर ग्रुप को कंपैरिजन किया जाए तो सभी में एक तेजी का ट्रेंड जरूर देखने को मिला है, और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर इस इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये इंडस्ट्री में अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट बने हैं, नंबर्स काफी अट्रैक्शन में रहे हैं। एक मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से देखें, साल के हिसाब से देखें तो आपको 18 से 65% के बीच के रिटर्न मिले हैं, और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। एक बार स्टॉक जो है वो 140 के आसपास का बॉटम भी बना सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक
170 रुपए तक आने वाले समय में जा सकता है। तो अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए और 170 का टारगेट बनाकर रखिए। स्टॉप लॉस आप 140 का क्लोजिंग रख सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतर मुनाफा हो सके। ठीक है, सेठी इंडस्ट्रीज पर रवि की राय। आगे बढ़ेंगे, अमरावती से प्रदीप हमारे साथ हमें फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? सर एक्चुअली मैं नायका लिया था, 350 क्वांटिटी थी और 1340 का उसका एवरेज रेट आ रहा था। एक्चुअली पहले 1600 से आया, फिर थोड़ा कम करके 990 98 लिया, तो ऐसा करके अभी 1340 रुपए आया हुआ है सर एकदम। तो प्रॉब्लम क्या, एकदम ही जो डाउन हुआ उसका भी कारण समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या है कि नहीं। अभी ठीक है, कल परसों 2 दिन से ठीक चल रहा था वो। तो क्या करना है इसका, यानी फॉर लॉन्ग टर्म आई एम ऑलरेडी, मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर और कम से कम 3 से 5 साल तक मेरे पास में इक्विटीज रहती जैसा। और ठीक है प्रदीप जी, नायका पर आपको सलाह चाहिए। 1350 रुपए की एवरेज प्राइस से और इस वक्त ट्रेड कर रहा है 1200 रुपए की भी नीचे नायका का शेयर। दरअसल 9 नवंबर ये तारीख है जब लॉक इन खुल जाएगा निवेशकों का इसमें, और आशंका इस बात को लेकर है कि थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिखेगी। उसके चलते शेयर में हमने एक शार्प मूव नीचे की तरफ देखा था। हालांकि 2 दिन से शेयर संभलने की कोशिश कर रहा है और आज भी देखिए ठीक ठाक तेजी इसमें है। लेकिन रवि आपकी क्या सलाह होगी FSN ई-कॉमर्स यानी कि नायका के शेयर पर? देखिए अभिषेक जी, पहली बात है इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि मुझे 3 साल और 5 साल का निवेश करना है, और आपको मैं बताऊं तो 3 साल और 5 साल के हिसाब से कंपनी निवेश के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आप अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें, 50,000 करोड़ की कंपनी है, 3 साढ़े 3 करोड़ का प्रॉफिट है। अगला प्रॉफिट हो सकता है आपको 5 करोड़ 6 करोड़ का देखने को मिले, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी पुअर है। ओवरऑल डेट की बात करते हैं तो लायबिलिटी में इनको देखते हैं तो ओवरऑल इनकी लायबिलिटी जो है वो पिछले जब से IPO लिस्ट हुआ तब से अब तक देखें तो डबल हो चुकी। तो वो प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। 1350 आपका बाइंग है तो मोमेंट्री में एक बार 1280 1300 के बीच आपको लेवल मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश स्ट्रेटजी इसमें नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग टर्म पे आप बात करें तो ये स्टॉक पे हम चर्चा करें 800 रुपए पे ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आए। ओवरऑल इस स्टॉक से निकलिए। आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप अपने बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाइए। अभी इस समय बैंकिंग सेक्टर में बूस्ट है। आप SBI को अपने टॉप प्रेफरेंस में रख सकते हैं, HDFC बैंक को आप टॉप प्रेफरेंस में रख सकते हैं, और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, अगर फार्मा सेक्टर में जाते हैं, ये 3 स्टॉक्स की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, जिनमें कि आपको 3 साल 5 साल 10 साल भी रखिए तो आपको पैसा बहुत बड़ी ग्रोथ के साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नायका से निकलकर जो विकल्प हैं उन पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। पर आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से अगले कॉलर विकास वाही हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग विकास, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है, शेयर का नाम है TGV सराक, जो कि मैंने 55 के भाव पे लिया हुआ है अबाउट ईयर बैक, और उस पर राय चाहिए थी मुझे कि कैन आई होल्ड इट और कैन आई सेल इट, क्योंकि उसमें प्रॉफिट तो मुझे हो रहा है इस टाइम पे। आई कैन होल्ड ऑल्सो। सेकेंड है कि मेरा जनरिक क्वेश्चन है, इफ वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट, मेरे लिए कौन सा स्टॉक होगा जो कि मे बी फॉर 3-4 ईयर्स जो कि मल्टी बैगर बन जाए। एक इन जनरल अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकें तो। थैंक यू। ओके, मल्टी बैगर की खोज में है विकास। जानना चाहते हैं कि कौन से शेयर पे दाव लगाया जाए जिसमें फंडामेंटल स्ट्रांग हो, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन बेट रहे। और रवि सिंह जी एक बार आपसे समझेंगे कोई ऐसा काउंटर जो आप इनको सुझाना चाहेंगे। और साथ ही TGV सराक, ये काउंटर है इनके पास, 55 की इनकी बाइंग प्राइस है, लगभग 1 साल पहले की, और एक बेहतरीन रनअप इस काउंटर ने दिखाया है। और तब से लेकर अब तक देखिए 3 गुना जो है ये काउंटर भाग चुका है, और अपना 52 वीक हाई अभी भी इसके दूर है। उसको टच करके ये थोड़ा सा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है। कैसे लग रहे हैं आपको इसके फंडामेंटल्स रवि जी, और क्या इसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या फिर कुछ एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है इसमें? रवि सिंह जी शायद आपका माइक म्यूट पे है। फिर से क्षमा चाहूंगा। फिलहाल तो अभी सृष्टि जी इस स्टॉक को देखा जाए तो जनरली ये स्टॉक जो है वो दिवाली के आसपास थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट दिखाता है, और चूंकि ये ज्वेलरी इंडस्ट्री से स्टॉक है और इस समय अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपको मुनाफा आ रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के बाद से इसमें थोड़ा सा रनअप जो है वो स्लो होता है।
या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री में रहना है तो आपके लिए जो विकल्प है उनमें वैभव ग्लोबल और टाइटन, ये दो ज्यादा अच्छे विकल्प हैं। अगर आप अपनी पोजीशन को बुक करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जैसा अभी इन्होंने पूछा कि मुझे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स यहाँ पर बताने हैं, तो मैंने अभी 3 स्टॉक्स का नाम लिया था और तीनों स्टॉक सृष्टि जी आप लोग काफी अच्छे से कवर करते हैं, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उन स्टॉक्स पे फोकस करिए। मल्टीबैगर की बात है तो ग्लेनमार्क फार्मा जो अभी सिचुएशन यहाँ पर दिखा रहा है, जिस हिसाब से अभी आने वाले एस्टिमेट्स देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है ये एक मल्टीबैगर आगे आने वाले 3 से 5 साल में बन सकता है। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा लॉन्ग टर्म बेट आपके लिए है और मल्टी बैगर साबित हो सकता है अगले 3 से 5 साल में। लेकिन उत्तर प्रदेश से राजीव का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए इनके पास ही डीलिंग के 100 शेयर 195 रुपए के भाव पर, क्या जबरदस्त रफ्तार दिखाई है शेयर ने पिछले 1 महीने में। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, डीलिंक वाईफाई राउटर बनाती है, कहीं ना कहीं 5G की बेनिफिशियरी भी है और हाल फिलहाल कुछ बड़े निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी भी इसमें बढ़ाई है। डीलिंक क्या लग रहा है कि ये जो रफ्तार बनी है ये भी आगे भी कायम रहेगी क्या? तो अभिषेक, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो हमने एक प्रीवियस हाई देखा था करीब जुलाई 2015 में, और वो बना था 250 का। वहां से एक कंसोलिडेशन आके करेक्शन देखा हमने और प्राइस करीब 70-80 रुपीज पे चल रहा था, और फिर से वॉल्यूम वाइज ब्रेकआउट हमने देखा, वो प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट एज ऑफ नाउ सस्टेन कर रहा है। सो अगर मैं डीलिंग के ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन है, शोइंग एक्सट्रीम स्ट्रेंथ राइट नाउ, द वॉल्यूम्स आर प्रीटी हाई। तो यस, आई वुड एडवाइस कि अगर थोड़ी लंबी अवधि का व्यू होगा तो ये काउंटर डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। अगर इस काउंटर में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो 240 से 250 के बीच में आप ऐड भी कर सकते हो। आई थिंक दिस काउंटर इज हेडिंग फॉर 325 to 330 काइंड ऑफ लेवल्स। ये हम थोड़े लंबे अवधि की बात कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कि कम से कम 6 या 7 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से 325 से लेके 330 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन डीलिंक। लिंक पर बुलिश नहीं, एक्सट्रीमली बुलिश हैं और आपको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं कुणाल। दिल्ली से दीपक हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मैं दिल्ली से दीपक बोल रहा हूँ। मुझे मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में बात करनी है जी। मैंने 48 रुपीज में 230 शेयर ले रखे हैं, कैन यू होल्ड या की सेल करूँ उसको यहाँ पे? भाव क्या है आपका दीपक? 348 पर। ठीक है, थोड़ी सी ऊपरी प्राइस पर आपने दीपक ये शेयर लिए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत तेज रफ्तार दिखाई थी मिर्जा इंटरनेशनल, उसके बाद भी कुछ कैंपस एक्टिवेयर हो गया या फिर लिबर्टी हुआ, उसके बाद ये शेयर चले, लेकिन मिर्जा ने पहले ही रफ्तार अच्छी दिखा दी थी। खैर, आपके लिए सलाह जानते हैं। रवि, मिर्जा इंटरनेशनल बहुत तेजी से चला है, कंपनी को लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब चिंता यह है कि ऊपरी भाव पर लेकर अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तकरीबन प्रति शेयर 35 रुपए का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई यही शेयर करेगा? देखिए अभिषेक जी, आपने जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को देखा, फुटवेयर इंडस्ट्री में खासतौर से काफी शेयरों की जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, और मिर्जा इंटरनेशनल में चूंकि पहले एक मोमेंटम देखने को मिला था और इसी वजह से वो चाल इसमें अभी नहीं पकड़ पाए। 35 रुपए नीचे है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से आपको एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा सकता है और वापस एक बार को आपके प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। लेकिन मेरी सलाह यहाँ पर यही होगी कि अगर आप इसी इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं तो आप बाटा पे बेट करिए। मुझे लगता है कि बाटा शायद यहाँ से ज्यादा अच्छा मूव दिखा सकता है और मोमेंटम में इसमें ज्यादा जो है वो रन अप देखने को मिल सकता है। तो अगर आप स्विच करना चाहें तो ज्यादा बेहतर विकल्प होगा, नहीं तो आप स्टॉप लॉस अगर मिर्जा इंटरनेशनल में रखें तो 300 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख के आप अपने इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। और सोल्यूशन आपको यहीं पे मिलते हैं 80 स्वदेश पे, इसलिए जुड़े रहिए जिससे कि आपको अच्छे स्टॉक्स हम बता पाए। ठीक है, तो धैर्य है तो मिर्जा इंटरनेशनल बने रहिए 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपके पास थोड़े से पेशेंस की कमी है और थोड़ी सी घबराहट आपकी बढ़ रही है तो बेहतर विकल्प होगा बाटा। उसमें आपको ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश बनती हुई दिखाई देगी, ऐसा भरोसा है रवि का। लेकिन आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से संजीव कुमार हमारे साथ हमें फोन लाइन पर। संजीव नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ जी, मेरे पास एनसीसी के 500 शेयर है जी, 75 रुपीज के रेट से। कब लिए थे आपने संजीव शेयर? ये 6 महीने हो गए थी कम से कम।
6 महीने पहले की खरीद है और 75 रुपये पर खरीदा था और अभी भी उसी भाव पर है। 80 पैसे प्रति शेयर का इस वक्त नुकसान हो रहा है, लेकिन हमने देखा था कि बीच में ये शेयर 50 रुपये के आसपास भी चला गया था, वहाँ से रिकवरी की कोशिश दिखा रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं ये हर्डल है, ये 75-80 वाला जो जोन है, कई बार इसको अटेम्प्ट किया है स्टॉक ने। कुणाल, आपको लगता है कि एनसीसी इनके भाव पर आ गया है, लेकिन क्या यहाँ से कोई बड़ी ब्रेकआउट के संकेत आपको दिख रहे हैं? तो अभिषेक, आपने बिल्कुल सही बताया। इस काउंटर में 75-76 के लेवल पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है। और अगर हम नवंबर 2021 की बात करें तो ये पूरे साल में काउंटर ने करीब करीब 6 बार 75 लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश की है, बट ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन कर्व फॉर्मेशन है, और ये कर्व फॉर्मेशन में जनरली ब्रेकआउट के लिए थोड़ा बहुत समय भी लगता है। सो यस, आई एम कंफर्टेबल सजेस्टिंग कि इस काउंटर को होल्ड करिए। इस काउंटर को अगर आपको फिर से 68 के लेवल्स पे बाय करने मिलता है तो थोड़ा बहुत बाय भी करिए। आई थिंक जब ये काउंटर 76 का ब्रेकआउट देगा तो हमें इमीडिएटली 85 तक के लेवल्स बता सकता है। सो फॉर टाइम बिंग डेफिनेटली होल्ड। काउंटर 68 पे मिलता है तो हम ऐड करने की भी सलाह दे सकते हैं। कुणाल, 85 आए तो निकल जाए? एब्सोल्युटली, 85 आएगा तो हमें एक बार निकलना है, क्योंकि वो लेवल हम 2 साल के बाद फिर से देखेंगे। तो 85 पे एक बार एग्जिट करने की भी सलाह बनेगी। ठीक है, 68 रुपये के आसपास है तो एनसीसी आप थोड़ा सा और खरीद लीजिए, थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए और 85 के आसपास जाए, यानी कि यहाँ से 10 रुपये चल जाए तो आप इसको सलाम नमस्ते कर दीजिए, यहाँ से आप पोजीशन को बांध लीजिए। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश से अवनीश पांडे हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अवनीश, नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, मेरे पास सर IEX का है 284 रुपये 40 पैसे के भाव से 100 शेयर है, और अभी सर 140 चल रहा है, इसमें मुझे लॉस हो रहा है। और एक ऊर्जा ग्लोबल है सर मेरे पास 25 रुपये 8 पैसे के भाव से जी। तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए सर? मेरी ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 साल पॉइंट है अभी मेरे पास, मैं रख सकता हूँ। तो मुझे बताइए सर, एवरेज करना चाहिए या मुझे होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ठीक है, आपके लिए सलाह लेते हैं। पिछले साल का ये सुपरस्टार शेयर है रवि IEX। हमने देखा था कि करीब करीब प्राइस 4 गुने के आसपास तक इसके हो गए थे, लेकिन अब जो भी तेज़ी थी पिछले साल की वो इस साल शेयर ने गंवा दी है और अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अवनीश, 284 रुपये के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है IEX में। प्रॉब्लम क्या है आप ये बताइए, और अवनीश अभी बने रहें, थोड़ा समय दें या फिर कहीं और स्विच कर लें? देखिए अभिषेक जी, IEX में अगर देखा जाए तो इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं और खासतौर से स्टेबल ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाद से इसमें थोड़ा सा निगेटिविटी एक देखने को मिली थी और इसी वजह से ये स्टॉक्स में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो मुझे फिलहाल अगर ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर अगर देखा जाए तो लगता है कि स्टॉक में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाई देता। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में भी यहाँ पर ऐसा बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव नहीं देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जिसके पास पोजीशन है कुछ खास यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इतना बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा कि 284 रुपए का लेवल आए, या फिर ये कहें अगर गिरने की बात करें तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से स्टॉक गिरने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा अगर करेक्शन आता भी है तो 130 और 120 के पास आके वापस से आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो रन अप 285 का है वो थोड़ा दूर जरूर दिखाई देता है। तो अभी के हिसाब से जो अभी सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा समय और देना चाहिए और आपको 2 से 3 महीने का समय यहाँ पर और दीजिए। अगर इस स्टॉक में मोमेंटम नहीं आता तब स्विच करने की मैं राय ज्यादा दे पाऊंगा कि आप तब स्विच करने की सोचिए। फिलहाल अभी यहाँ पर 120 के लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रन अप आता है तो इस स्टॉक में एक बार 180 और 185 तक के लेवल तो दिखा सकता है। तो उसके बाद आपको पोजीशन यहाँ पर देखनी पड़ेगी स्विच करने के। ठीक है अवनीश, आपके लिए सलाह यह है कि 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 285 थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन 180-185 के रेंज में ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा आपको और वहां पर आपको फिर से अपने इस होल्डिंग की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अवनीश ये बताइए कि ऊर्जा ग्लोबल आपके शेयर कितने हैं और किस भाव पर हैं? 8 पैसे के भाव पे 1020 शेयर है। आप जरा फिर से भाव बताइए। सर 25 रुपए 8 पैसे के भाव पे 1020 शेयर है। ठीक है, 25 रुपए के भाव पर हैं ऊर्जा ग्लोबल के शेयर और अब ये ट्रेड कर रहा है 10 रुपए के आसपास ऊर्जा ग्लोबल का।
रवि, काफ़ी नुकसान है क्योंकि हमने देखा था कि ये जो शेयर रहा है पिछले 6-8 महीने से तो बिल्कुल एक टाइट रेंज में है। उसके पहले हमने देखा था कि ये 25-30 रुपए के आसपास से गया था, लेकिन वहीं से ये टॉप बना के फिर नीचे आ गया। इसके बारे में आपकी क्या राय होगी? क्योंकि देखिए इसका अगर आप इसको वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो ये शेयर बहुत ज़्यादा महंगा दिखाई देगा, पीक 400 से ऊपर का है। जी देखिए अभिषेक जी, एक्चुअली में ये वो स्टॉक नहीं है जिसपे कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। स्पेकुलेटिव स्टॉक्स ज्यादा है। आपने पीछे हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो आपको काफी तेजी से आपको जो है वो बाइंग फ्रीज और सेलिंग फ्रीज दोनों लगते हुए दिखाई दिए। 10 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है। अगर आप यहाँ पे बने रहेंगे तो बहुत जल्दी 5 रुपए भी आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है और चार्ट पे भी आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी स्टॉक खरीदिए, मैं बार बार कहता हूं कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। नहीं है तो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए कि अगर आप 10% कमा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4% का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए कि अगर मुझे 10% नहीं आएंगे तो 3% के नुकसान पे मैं निकल जाऊंगा। फिलहाल इस स्टॉक से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहिए और मुझे लगता है कि आप किसी अच्छे स्टॉक में निवेश करिए। ये स्टॉक्स के फंडामेंटल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव स्टॉक्स है, वॉल्यूम कम है, तो आप फंसे ही रहेंगे। ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। तो आपके दोनों ही काउंटर्स पे आपको राय दे दी गई है। यहाँ पे आपको नुकसान जरूर हो रहा है, पर इस बीच अगर निफ्टी पे नजर डालें तो डे हाई के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब 150 अंकों से ज्यादा की भी मजबूती है। 18,170 आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का ट्रेड दिख रहा है। मजबूती सुबह से ही बरकरार है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से ट्रेड पैन आउट होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप है, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स में बल्कि ग्लोबल फैक्टर्स भी काफ़ी कुछ जो है हमें मॉडरेट करते हुए नजर आएंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ संदीप निक्रम जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? ओके, शायद इनसे संपर्क टूट चुका है, पर इन्होंने हमारी टीम को अपना सवाल भेजा है। ये सिरमा SGS पे राय जानना चाहते हैं। 450 शेयर्स हैं इनके पास और 325 जो है इनकी बाइंग प्राइस है लगभग। ये शेयर ने जो अब तक का हाई अपना छुआ है उस पे इन्होंने एंट्री ली है। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है स्टॉक मार्केट की और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और इशू प्राइस से काफ़ी ऊपरी स्तरों पे हमने इसकी लिस्टिंग होते हुए देखी थी, पर तब से लेकर अब तक हल्का करेक्शन इसको बोलेंगे। 8% जो है काउंटर टूट चुका है। पर रवि जी एक बार आपसे समझेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, पर एंट्री प्राइस को लेकर और साथ ही आगे की रिटर्न एक्सपेक्टेशन किस तरीके से रखें इस काउंटर से? देखिए सृष्टि जी, मैं हमेशा आईपीओ में एक स्ट्रैटेजी बताता हूं कि जब भी आप आईपीओ में पैसा निवेश करें और आपके ऊपर प्राइस से ऊपर खुलता है 50%, यानी कि आधा प्रॉफिट जो आपको होता है वो तुरंत बुक करके निकल जाइए और जो प्राइस पे आप निकलते हैं उसका क्लोजिंग प्राइस को नोट कर लीजिए। 3 दिन उसके लिए फॉलो करिए, कभी भी आपको आईपीओ के मार्केट पे नुकसान नहीं होगा। अब इस स्टॉक की बात करते हैं। देखिए इस स्टॉक में अभी थोड़ा सा करेक्शन तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्रूशियल लेवल पर है और ओवरऑल चूंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स नंबर्स भी नहीं दिए हैं, लेकिन ओवरऑल जो पॉजिटिविटी थी वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और अगर ये स्टॉक 275 के नीचे बंद होता है तो आप अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए, निकल जाइए, दूसरी स्टॉक्स की तरफ निवेश करिए। अब दूसरे स्टॉक्स की तरफ जाते हैं तो टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर ही आप अपनी प्रेफरेंस में रखें, जिसमें कि अभी आपने जैसे देखा कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, एचसीएल के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो आप बड़ी कंपनियों की तरफ थोड़ा सा फोकस करें, आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। ठीक है, सिरमा SGS से निकलने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे। सवाल के साथ जुड़ गए हैं प्रदीप कटवारिया जी फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर बजाज हिंद है मेरे पास सर, 950 शेयर से 13 रुपये 75 पैसे से लिया हूँ। 13 रुपये 75 पैसे के भाव पर है बजाज हिंदुस्तान के शेयर। कुणाल आपसे राय चाहेंगे बजाज हिंदुस्तान को लेकर। देखिए शुगर स्पेस में बहुत ही जानी मानी ये कंपनी थी और लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन इसका रहा नहीं है। पिछले साल हमने देखा था एक बार इसने 20 का लेवल क्रॉस किया था, इस साल भी एक बार 20 का लेवल क्रॉस किया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और देखिए 10 रुपए के आसपास के भाव हैं बजाज हिंदुस्तान के। आपका क्या व्यू है और क्या सलाह होगी आपकी?
अभिषेक, आपने सही बताया। इस काउंटर ने 2 बार 20 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी, बट ये नाकामयाब हुआ था। अब हमें एक चीज यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना होगा, और वो हमारे सभी व्यूअर्स के लिए होगा, कि अगर प्राइस में हमने जब बाइंग की है, अगर वहां से मोमेंटम मिस आउट हो रही है, देन डोंट बी हेजिटेंट ऑफ बुकिंग द लॉसेस क्विकली, बिकॉज हमारा कैपिटल उतना ब्लॉक रहता है और हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहते हैं। अगर बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो एक्सट्रीम बॉटम लेवल पे ही चल रहा है, करीब करीब 12 रुपए का एक सपोर्ट था, वो भी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। हमें नहीं पता इसमें मोमेंटम कब शुरू होगी। आई वुड एडवाइज टेक एन एग्जिट, और ये कैपिटल कहीं और लगा दी जहाँ पे मोमेंटम पिकअप हो रहा है, तो हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। बट फॉर टाइम बीइंग बजाज हिंदुस्तान में से मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा। अच्छा कुणाल, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए शुगर में ही अगर कुछ खरीदना हो, बाकी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अभी किसका चार्ट स्ट्रांग है और यहाँ से कहाँ पर मोमेंटम आप देख रहे हैं? अभिषेक, अप्रैल एंड मई तक हमने शुगर सेक्टर में बहुत ही अच्छी रुझान देखी थी, और ये रुझान अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हुई है। अगर मैं एक काउंटर यहाँ पे फिर भी अगर बाय करने की सोचूंगा तो वो है बलरामपुर चीनी, और उसका रीजन है कि ये काउंटर में हमने प्रीवियस बॉटम देखी 299 से 305 के बीच में। काउंटर एज ऑफ नाउ 315 पे चल रहा है, नियर टू सपोर्ट है। अगर यहाँ से मोमेंटम पिकअप होती है तो आई थिंक आई प्रीफर बलरामपुर चीनी, बट एज ऑफ नाउ फॉर टाइम बीइंग मैं इस काउंटर को वॉच लिस्ट पे रखूंगा। इसमें मोमेंटम पिकअप होगी तब इसमें बाइंग करने की सलाह दूंगा। अदरवाइज आई थिंक फॉर टाइम बीइंग ये पूरे सेक्टर में से जो बाइंग का जो ज्यूस था, आई थिंक वो निकल चुका है। हमें थोड़ा सा कॉशियस इस सेक्टर में रखना होगा। ठीक है, बजाज हिंदुस्तान के मुकाबले बलरामपुर चीनी में मिठास ज़्यादा होगी तेज़ी की, और वहाँ पर आपको अगर आप मन है उस शेयर से निकलकर शुगर स्पेस में ही कहीं पैसे लगाने का, तो वो विकल्प आपके लिए होगा बलरामपुर चीनी का। आगे बढ़ेंगे। कृष्ण कल्याण जी का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है टाटा एलेक्सी के 5 शेयर 8,400 रुपये के भाव पर। टाटा एलेक्सी बहुत ही ज़्यादा कमाई कराई है निवेशकों को, लेकिन ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि जो ऊपर के लेवल पर जिन्होंने शेयर लिए हैं थोड़ा सा निराश हो रहे होंगे, क्योंकि अब भाव इसका आ गया है 7,000 रुपये के भी नीचे। तकरीबन प्रति शेयर इनको नुकसान हो रहा है 1,500 रुपये का, और टोटल है करीब करीब 7,500 रुपये के आसपास का नुकसान। रवि, टाटा एलेक्सी कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में जो चुनौतियां हैं कुछ हद तक छंटी ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आशंका के बादल दूर हुए नहीं हैं। टाटा एलेक्सी को लेकर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, बिल्कुल आपने अभिषेक जी सही बोला, क्योंकि ओवरऑल आईटी स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा जो मंदी का खतरा, इकोनॉमिक संकट, ये सब मंडरा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़े से अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी आप बिलीव रखिए कि ये स्टॉक ऐसा है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर 5 साल 10 साल के हिसाब से रखना हो तो मैं टाटा एलेक्सी को प्रेफरेंस में रखूंगा, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2014 से आप ईयरली कंपैरिजन कर लीजिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपैरिजन कर लीजिए, इसने कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स के बेसिस पे अगर देखते हैं तो स्टॉक्स अच्छा है। टेक्निकल बेसिस पे थोड़ा सा करेक्शन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो भी आपको अट्रैक्शन दिखाई देगा, क्योंकि इन लेवल्स पे यानी कि 7,000 के लेवल पे, या फिर थोड़ा सा करेक्शन और देख ले 6,500 के बीच के लेवल, तो ये वोलेटिलिटी के हिसाब से और निवेश के हिसाब से काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 6,200 का लगा कर रखिए। आप रेंज ज्यादा जरूर देख रहे हैं, लेकिन रिटर्न भी आपको बड़े मिलेंगे। वापस ये स्टॉक जो है वो एक बड़ी छलांग मारता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को तो बिल्कुल आप कंटिन्यू रखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म खरीदा है तो लॉन्ग टर्म पे मुनाफा आपको जरूर देगा। ठीक है, टाटा एलेक्सी लंबी अवधि के लिए इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आपको मुनाफा जरूर देगा। होल्ड करने की यानी कि शेयर में बने रहने की सलाह है। लेकिन आज निफ्टी के 4 बड़े नतीजे आने वाले हैं, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, यूपीएल, अडानी पोर्ट्स। लेकिन सन फार्मा के नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कैसे नंबर्स रहेंगे और फोकस कहां पर होगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए सन फार्मा खास क्या होगा नतीजों में, कहां नजर रखनी होगी और आंकड़े कैसे आएंगे? सन फार्मा के नतीजे तिमाही दर तिमाही कंपेयर करेंगे, क्योंकि पिछले साल कोविड का भी एक असर था, जिसकी वजह से हमने देखा कि बेस जो है वो काफ़ी ऊंचे हैं। तो इस वजह से हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे नतीजों को, और नतीजे जो है वो कमज़ोर दिखाई देंगे। अगर बिक्री की बात करेंगे तो वहाँ पर 3% की बढ़त ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन मुनाफे में अगर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर हल्का दबाव दिखेगा। हमारा अनुमान है करीब 2.5% की गिरावट दर्ज हो सकती है।
कामकाजी मुनाफा भी 4% से घटा रहेगा और जो मार्जिन रहेंगे कंपनी के वो 24.9% से के पास रह सकते हैं, 27% से घटकर। अब यहाँ पर कंपनी अपने स्पेशलिटी कारोबार में जिस तरीके से फोकस कर रही है, उस पर R&D बढ़ा रही है, उसका असर हम देख सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन पर पड़ सकता है और आने वाले समय में इस R&D के चलते एबिटा मार्जिन ज़रूर वहाँ पर बढ़त दिखेगी, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और Q2 FY23 में इनका मानना है कि ग्लोबल स्पेशलिटी बिक्री जो है वो $5 मिलियन से इंक्रीज हो सकती है अगर तिमाही दर तिमाही दिखेंगे तो ये एक फैक्टर है जो कि नतीजे में असर डाल सकता है। इसके अलावा बिक्री की बात करें, एक्स टैरो अगर बिक्री को देखेंगे तो वहाँ पर भी तिमाही दर तिमाही बढ़त ही देखने को मिलेगी। लेकिन हम कुल मिला के बात करें तो जिस तरह से R&D एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है सन फार्मा का, उसका असर इस बार के नंबर्स पे और ऑपरेशंस पे पड़ सकता है और हम देख रहे हैं इस वजह से कि ऑपरेटिंग फ्रंट पर नंबर कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, R&D खर्च बढ़ने से मार्जिन पर प्रेशर आएगा और ऑपरेटिंग लेवल पर थोड़े से नतीजे कमज़ोर साइड पर आते हुए दिखेंगे। हालांकि नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि आज फार्मा स्टॉक्स में आज तेज़ी है और सन फार्मा का भी शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्जिन जो है 27% से गिरकर 25% से नीचे आ जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान कहता है। रवि, सन फार्मा शेयर देखिए मजबूत है, 1027 रुपये का भाव है। नतीजे कमज़ोर आने की आशंका है, बावजूद इसके हम शेयर में आज तेज़ी देख रहे हैं। नतीजों से पहले कोई राय आप सुझाएंगे? रवि, शायद आप फिर से म्यूट पे चले गए हैं। देखिए, अगर अभिषेक जी यहाँ पर नतीजों के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि जब 700 रुपए से इसने चाल चलनी शुरू करी थी तो अभी इस समय 1000 रुपए तक जा चुका और फंडामेंटल इसके बार बार कुछ ऐसे हिलते डुलते से नजर आते हैं, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से काफी अच्छा है। हालांकि अगर यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर जो शॉर्ट टर्म निवेशक है उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी को भी 900, 920, 930 से नीचे की बाइंग करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन जो आज के लिए निवेश की रणनीति बना रहे हैं उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए, और अगर मान लीजिए आपने आज निवेश कर भी लिया है तो मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी जरूर दूंगा कि आप करंट लेवल पे अगर आपने फ्यूचर बाय करना है तो आप बाय जरूर कर लीजिए, लेकिन साथ ही आप 1100 की यहाँ पर एक बार को, या फिर आप 1100 की एक कॉल को आप 77 रुपए पे सेल करके चलिए। इससे क्या होगा कि आपका अगर स्टॉक गिरता भी है तो भी आपको मुनाफा मिल पाएगा और आपकी पोजीशन हेज रहेगी। तो आपको फ्यूचर अगर आप करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर 1100 की कॉल इस समय 1100 की पुट जो है वो इस समय 74 रुपए के पास चल रही, आप उसमें स्ट्रेटजी बनाकर चलिए। अगर ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मुनाफा भी मिलेगा और मुझे लगता है नंबर्स का थोड़ा सा इंपैक्ट होगा, वोलेटिलिटी होगी, उसमें फायदा मिल पाएगा। ठीक है, तो एक होती है स्ट्रेटजी और एक होती है ऑलराउंड स्ट्रेटजी। हमने कैश को लेकर स्ट्रेटजी पूछी, फंडामेंटल ओपिनियन जानना चाहे, लेकिन आपको देखिए फ्यूचर के अलावा ऑप्शंस को लेकर भी रणनीति आपको सुझा दी है ताकि आपकी पोजीशन जो है अब वो हेज रहे, आप सुरक्षित रहें। तो नतीजों से पहले ये रणनीति काम भी करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा देखते हैं कि इस वक्त सेंसेक्स का मूड क्या है, बीएसई के जो स्टॉक्स हैं और सेंसेक्स के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। सेंसेक्स से 10 महीने की ऊंचाई पर 61,240 का स्तर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। करीब करीब 500 अंकों के आसपास का उछाल है सेंसेक्स में। और अगर हम सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स की बात करें तो 26 शेयर इस वक्त हैं हरे निशान में और सिर्फ 4 शेयर हैं लाल निशान में। और रिलायंस ब्रीफली अभी हरे से लाल निशान में गया है। इसके अलावा मारुति नंबर्स पर नज़र रहेगी, इसके बिक्री के आंकड़े जो आएंगे अक्टूबर के। इसके अलावा टाटा स्टील में कमजोरी है और एक्सिस बैंक वहाँ पर भी हम कमजोरी देख रहे हैं। टाटा स्टील के नंबर काफ़ी कमज़ोर आए थे, 80% का एक झटका लगा है मुनाफे में और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में कमजोरी है। सीएलएसए ने 90 रुपये का टारगेट दिया है टाटा स्टील के लिए। लेकिन अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये पावर कंपनियां आज लीड कर रही हैं, वहां पर तेजी है। डॉक्टर रेड्डी, जैसा कि फार्मा में आज हम देख रहे हैं कि एक्शन है, सेहत सुधर रही है, वहां भी तेजी है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ने कल बाजार को ऊपर खींचने का काम किया था सेकंड हाफ में, आज भी वहां से सपोर्ट है और ये दोनों ही शेयर साथ साथ चल रहे हैं। करीब करीब 2% की तेजी दोनों ही शेयर में है, एचडीएफसी बैंक में भी और एचडीएफसी में भी। और इसके अलावा कोटक बैंक भी साथ दे रहा है बैंकिंग स्पेस से।
SBI भी है ऊपर, 1.5% की तेजी वहां पर है। अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें, अगर कुणाल आप देखिए जो दिग्गज हैं आज वो चल रहे हैं, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बात करें या फिर सरकारी बैंकिंग स्पेस की, वहां पर अच्छी रौनक आज दिख रही है। कहीं आपकी नजर है, कुछ आप सलाह देंगे कैश में या फिर ऑप्शंस के थ्रू कोई रणनीति बनाएंगे? तो अभिषेक, मुझे इस समय जो काउंटर पसंद आ रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का, और उसका रीजन ये है कि आप देखिए ये काउंटर ओवरऑल कंसोलिडेशन में ही रहा है, और ये कंसोलिडेशन बहुत ही ब्रॉडर कंसोलिडेशन है। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो दिसंबर 2021 से लेके अब तक इस काउंटर ने 1970 1970 के लेवल्स करीब करीब 5 बार टेस्ट किया और वहीं से नीचे आता है, और एज ऑफ नाउ ये काउंटर 1940 पे चल रहा है। आई थिंक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है। फॉर प्रेजेंट लेवल हम बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1910 का, और इसका पहला टारगेट रहेगा 1970 का। और अगर ये काउंटर ये अपकमिंग रैली में 1970-80 के लेवल्स क्रॉस करता है तो हम इस पोजीशन को लंबी अवधि के लिए कैरी कर सकते हैं 2050 के टारगेट। So for time being, I think Kotak Mahindra Bank seems a stable bet. ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक कुणाल को फिलहाल पसंद आ रहा है। पर आगे बढ़ते हैं, अगली कुछ व्हाट्सएप क्वेरीज अब शामिल करेंगे। काजल अग्रवाल का सवाल आया है, ये अदानी एंटरप्राइज पे राय जानना चाहती हैं। फिलहाल इनके पास 50 शेयर्स हैं और ऑल टाइम हाई के आसपास इन्होंने एंट्री ली है। 3850 की इनकी बाइंग प्राइस है, और उसके बाद हमने स्टॉक में करेक्शन भी आते हुए देखा। अक्टूबर महीने के स्टार्ट में इसका भाव करीब 3100 के आसपास था, पर वहां से थोड़ी रिकवरी इस काउंटर ने ज़रूर दिखाई है। 3400 का प्राइस आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। कुणाल, एक बार आपसे समझेंगे, क्या एक माइल्ड डिप के बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है अदानी एंटरप्राइज? और काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है ये, दिन में ही काफ़ी बड़े मूव्स दिखा देता है। यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस सुझाएंगे आप इन्हें? एब्सोल्युटली। हमने जो अभी प्रेजेंटली करेक्शन देखा ऑल टाइम हाई से लेके, हमने देखा काउंटर करीब करीब 3100 तक आया था, और ये जो करेक्शन था वो एक लीनियर करेक्शन था, एक भी लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं बना था। और ये जो बॉटम बनी है वो बहुत ही शानदार बॉटम बनी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। 3100 के स्टॉप लॉस से मैं डेफिनेटली बाइंग करूंगा इस काउंटर में, और हमारे व्यूअर्स को सजेशन दूंगा कि इस काउंटर में बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट करें। 3100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये काउंटर हमें बहुत ही जल्दी 3700 तक के लेवल्स फिर से बता सकता है। एक रिक्वेस्ट होगी, जब ये काउंटर मोमेंटम में आता है तब इसे चेज ना करें, बिकॉज इस काउंटर में एक लीनियर रैली बहुत सारी बार हमने देखी है। तो एज ऑफ नाउ ये कंफर्टेबली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। एवरेज आउट कर लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 3100 का, और इसमें एग्जिट के लिए एक परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए। जो भी परसेंटेज आपके कंफर्ट लेवल पे होगा वहीं पे एग्जिट कर दीजिए, बिकॉज इसमें टॉप और बॉटम कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा विदाउट टेक्निकल नॉलेज। तो यस, एज ऑफ नाउ बाय करिए। 3100 का स्टॉप लॉस, 3700 तक के टारगेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो कुणाल, आपका कहना है कि क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस तो ऊपर की है तो 3700 ये काउंटर आ सकता है। एक बार फिर से उसके बाद रिव्यू करेंगे, पर इसके लिए आपको 3100 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी अनिवार्य है। तो ये राय आपके लिए अदानी एंटरप्राइज पे। पर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है के जैन जी का है। ये हर्षा इंजीनियरिंग पे राय जानना चाहते हैं। 45 शेयर्स हैं और 330 की इनकी बाइंग प्राइस है, और देखेंगे काउंटर यहाँ पे इनको प्रॉफिट ही हो रहा है। लगभग 400 के आसपास जो है हम इस काउंटर को फिलहाल ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। पर रवि सिंह जी, आप क्या राय देंगे? क्योंकि देखिए ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए हुए, और तब से लेकर अब तक एक स्ट्रेट फ्री फॉल जो इसको बोलेंगे, करीब 13-14% की गिरावट। किसी भी दिन इस काउंटर ने थोड़ा सा भी ऊपर का स्तर नहीं दिखाया है अपनी लिस्टिंग प्राइस से। क्या राय रखते हैं आप हर्षा इंजीनियरिंग्स पे? सृष्टि जी, आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता ही दिया है कि जब इतनी तेजी से काउंटर गिर रहा हो, 525 से गिरावट आ रही है, आपने अच्छा है कि आपने लोअर लेवल पे बाय कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ही नजरिया रखें, और जो मुनाफा आ रहा है उसको एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी पुल बैक जरूर दिखा रहा है, लेकिन वापस से इसमें गिरावट दिखाई दे सकती है, और ये वापस एक बार को 300 और 285 ये लेवल दिखा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को आपको मुनाफा आ रहा है, बहुत बहुत मुबारक, आप इसको ले लीजिए और निकल जाइए। ठीक है, तो आपके स्टॉक पर ये रहा हर्षा इंजीनियर्स को लेकर। लेकिन बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी है। अब नजर है 18,604 जो कि निफ्टी का रिकॉर्ड लेवल है, और उस दिशा में बाजार बढ़ चला है। 18,156 पर है, तो
रफली करीब करीब यहाँ से तो ठीक ठीक 350 अंक दूर है वो लेवल, 450 अंक यहाँ से। लेकिन ये लेवल अचीव कब कैसे होंगे और कौन से शेयर या फिर कौन से सेक्टर्स बाजार को यहाँ से सपोर्ट देंगे, आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी मानसी दवे जुड़ गई हैं बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर, जो ईटीना स्वदेश पर रोज जुड़ते हैं। मानसी बताइए क्या कह रहे हैं उनका। बिल्कुल, तो गौतम त्रिवेदी जो कि नेपियन कैपिटल से हैं, बाजार पर उनके आउटलुक से शुरुआत करते हैं। प्राइवेट बैंक्स पर उनका नज़रिया काफ़ी बुलिश रहा। इसके अलावा डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम्स पर भी पॉजिटिव आउटलुक उन्होंने बताया। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस में भी उन्हें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन नज़र आता है। बिल्डिंग मटेरियल जैसे शेयर्स भी हैं जहां पर उन्होंने अपना बुलिश आउटलुक हमारे साथ शेयर किया। साथ ही उनका ये भी कहना था कि एक करेक्शन आईटी सेक्टर देख चुका है और अब यहां से निवेश के मौके बनते हुए दिखेंगे। तो आईटी सेक्टर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस, बिल्डिंग मटीरियल और निजी बैंक क्षेत्र गौतम त्रिवेदी के रेडार पर रहे। इसके अलावा हर्ष उपाध्याय कोटक एएमसी से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना नजरिया रखते हुए उन्होंने कहा कि मध्यम लंबे वक्त में बाजार अच्छे रिटर्न्स देगा, अच्छे रिटर्न्स देने का पूरा दमखम रखता है। और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल बताते हुए उन्होंने कहा कि बैंक्स, ऑटो, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जो कि उन्हें काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आईटी और मेटल सेक्टर में उन्होंने निवेश घटाया है, तो यहाँ से कन्विक्शन उन्होंने कम दिखाया और इसके सामने बैंक्स और ऑटो, साथ ही इंडस्ट्रियल्स पर उन्होंने पॉजिटिव आउटलुक दिखाया। और अंत में तुषार प्रधान HSBC एसेट मैनेजमेंट से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना आउटलुक उन्होंने भी शेयर किया। उनका ये कहना था कि आईटी, ऑटो, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी जैसे सेक्टर्स हैं जिन पर वो बुलिश हैं। डिफेंस सेक्टर में भी आगे तेजी का नजरिया है और न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियां भी हैं जो कि उनके रेडार पर हैं। तो ये नज़रिया हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स का जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स फिलहाल इनको पसंद आ रहे हैं, वो पूरी जानकारी जो है मानसी हमारे लिए लेकर आई। बहुत बहुत शुक्रिया। पर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेरीज और शामिल करेंगे। दीपक त्रिपाठी का सवाल आया है, ये बॉम्बे डाइंग्स पे राय जानना चाहते हैं। 828 शेयर्स ये होल्ड करते हैं, क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है और इनकी बाइंग प्राइस है 96 रुपीज़ 7 पैसे, यानी लगभग 97 के आसपास इन्होंने एंट्री ली है। पर रवि जी एक बार आपसे समझेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तो नहीं कहेंगे इस काउंटर को, पर यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है। क्या इस नुकसान को थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए या एक रिकवरी की उम्मीद इसमें लगाए रखें? देखिए इस स्टॉक में रिकवरी आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि लगभग अगर पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी सेंटिमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट मत जोड़िए और ज्यादा बेटर होगा कि आप इस स्टॉक से निकलिए, दूसरे स्टॉक्स की तरफ आप चले जाइए। अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं, आप छोटे स्टॉक्स में ही अगर आप लेना चाहते हैं तो आप IDFC फर्स्ट बैंक यानी बैंकिंग सेक्टर में IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ मूव कर जाइए। वहां पे आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपको जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है ये बहुत जल्द कवर हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी स्ट्रैटेजी ये रखिए जिससे कि इस स्टॉक से इमीडिएट एक बार को निकलना चाहिए। ठीक है, आपके लिए राय, लेकिन आगे बढ़ेंगे। नतीजों का सीजन चल रहा है और कैस्ट्रॉल इंडिया जो कि ल्यूब्रिकेंट्स बनाती है कंपनी, उन्होंने CY 22 के Q3 के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी के नतीजे अनुमान से थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो सपाट रहा है, अगर सालाना आधार पर बातचीत करें तो, और आय में करीब 5% के आसपास की ग्रोथ आई है। एबिडा और मार्जिन पर भी दबाव दिखा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD संदीप सांगवान। संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। सर हम देख रहे हैं कि नतीजों पर थोड़ा सा प्रेशर है, हालांकि दूसरी साइड अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ से थोड़े से ट्रेंड इसके उलट हैं, हमने रिकवरी थोड़ी सी देखी है। आपके नतीजों पर ये जो प्रेशर हम देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है और आपको लगता है कि आगे भविष्य बेहतर होगा यहाँ से? अभिषेक धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे आपकी चैनल पर बुलाने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि नतीजों पर थोड़ा प्रेशर है, दबाव है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर था हमारे लिए वहां पे कॉस्ट इनपुट की वजह से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हमने देखा। और 3 चीजों का इन्फ्लेशन मैं बात करूंगा। एक बेस ऑयल जो हमारा क्रूड से निकलता है वो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, एडिटिव्स जो हमारे प्रोडक्ट्स में जाते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, और फॉरेक्स का जहां तक सवाल है रुपए पे भी डॉलर के अगेंस्ट प्रेशर आया, बिकॉज बेस ऑयल ज्यादा इम्पोर्टेड होता है, लगभग करीबन 60-70% इम्पोर्टेड होता है। तो आई थिंक ये क्वार्टर सबसे ज्यादा प्रेशर रहा है कॉस्ट का, और उसके
बीच में भी एक प्रीमियम ब्रांड होते हुए कैस्ट्रॉल ने अपने मार्जिन काफी हद तक प्रोटेक्ट किए हैं। तो ये जो क्वार्टर था और इनफैक्ट ये पूरा साल एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट रहा है वॉलेटिलिटी को देखते हुए कि ताकि हम वॉल्यूम, मार्जिन और प्रॉफिट तीनों चीजों का बैलेंस रख सकें। तो उस वजह से क्वार्टर 3 में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। दूसरा जो कि आपका सवाल है कि आगे भी क्या होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से करीबन फोर्थ क्वार्टर में और अर्ली फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रेशर चालू रहेगा, बिकॉज थोड़ी सॉफ्टनेस चालू हुई है, क्रूड में चालू हुई है, बेस ऑयल में चालू हुई है, बट केमिकल्स पर अभी भी दबाव बना हुआ है इन्फ्लेशन का। तो मानना यह है कि हमारा अनुमान यह है कि अगले 1-1.5 क्वार्टर तक थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, बट जो अंडरलाइंग ग्रोथ स्ट्रैटेजी है हमारी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ऑटोमोटिव, जैसा आपने खुद कहा कि ऑटोमोबाइल्स ग्रो कर रहे हैं, तो इंडिया में ऑटोमोबाइल्स की मार्केट ग्रो करती रहेगी और अपॉर्चुनिटी देती रहेगी हमारा अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। ओके, तो आगे चल के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे जो अंडरलाइन डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और हो सकता है इसका फ़ायदा कंपनी उठाए, अपने नंबर्स पे वो रिफ्लेक्शन दिखा सके। गुड मॉर्निंग संदीप जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जानना चाहूँगी कि इस बार आपकी सेल्स वॉल्यूम किस तरीके से देखने को मिली है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्योंकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 56 मिलियन लीटर्स रही थी। ये नंबर आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो एक बार इस पे आपसे अपडेट लेना था। सृष्टि धन्यवाद। आई थिंक जहां तक वॉल्यूम का सवाल है, पहले मैं टर्नओवर की बात करूंगा। हमारा टर्नओवर 4% ग्रो किया क्वार्टर 3 में। वॉल्यूम थोड़ी प्रेशर में है बिकॉज हमने 3 प्राइस इंक्रीज लिए इस साल में, बट जो हम एक कस्टमर्स को एक फेयर वैल्यू दे सके वो उस हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी करते हैं। तो वॉल्यूम पे थोड़ा प्रेशर रहा है। वॉल्यूम कितना रहा आई थिंक नॉर्मली हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट it was in the ballpark, plus minus 5% here and there is what has happened on the volume. But I think जैसा मैं कह रहा था कि अगले क्वार्टर में भी थोड़ा सा वॉल्यूम्स पे प्रेशर रहेगा, बट हमारा ये है कि बैलेंसिंग एक्ट हम करते रहें और अपने कस्टमर्स को एक फेयर वैल्यू देते रहें और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रदान करते रहें। संदीप सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि हमने देखा था कि क्रूड की प्राइस का इम्पैक्ट आपके ऊपर आया और आपने मार्जिन को सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइस हाइक भी लिया, लेकिन इसके बावजूद मार्जिन पर प्रेशर है और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ तिमाही से तो ये 23% के आसपास ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल जैसा हो गया है। आप 2 सवाल क्लब करूंगा, क्या आपको लगता है कि मार्जिन अब इसी लेवल के आसपास रहेगा, और दूसरी चीज क्या अब और प्राइस हाइक लेने का फैसला लेंगे क्या? तो जहां तक मार्जिन का सवाल है, हम डेफिनेटली मार्जिन इंप्रूव करना चाहेंगे और इसको वापस मतलब 25-26% की आसपास लाना चाहेंगे। 23% एबनॉर्मली है हमारे हिसाब से, और धीरे धीरे जैसे सॉफ्टनिंग चालू होगी, और इस क्वार्टर में भी हमने काफी कॉस्ट इंटरवेंशंस भी लिए ताकि मार्जिन को हम प्रोटेक्ट कर सके। तो मार्जिन डेफिनेटली बढ़ाने का इरादा है, और बट अभी अगले 1-2 क्वार्टर तक शायद एनवायरनमेंट बड़ा वॉलेटाइल रहेगा, तो हमें वो जरूर मद्देनजर रखना पड़ेगा। जहां तक प्राइस इंक्रीज का सवाल है, इस साल हमने अभी तक 3 प्राइस इंक्रीज लिए हैं। पहला हमने मार्च में लिया था, फिर जून में, फिर सितंबर में, डिपेंडिंग कौन सी कैटेगरी है और उसमें कितना इंक्रीज है। और आगे का जहां तक सवाल है, कहना मुश्किल है कि प्राइस लेंगे या नहीं लेंगे। ये इज बेस्ड ऑन अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड वी ऑपरेट with certain structures as per that strategy। तो एनवायरनमेंट बताएगा कि लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी ऐसा कोई फिक्स वो नहीं कि हमें 4th क्वार्टर में भी इंक्रीज लेना है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, अगर सॉफ्टनेस होगी तो हो सकता है कि प्राइसिंग पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा। तो आगे चल के 25 से 26% के मार्जिन्स का टारगेट कर रहे हैं। संदीप जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को आगे की कंपनी का फोकस एरिया और ग्रोथ स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो ये थे कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजमेंट, जिन्होंने बताया कि अंडरलाइंग डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन को इम्प्रूव करने पर कंपनी का फोकस रहेगा। हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़ी सी दिक्कतें सामने आए, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। पर स्टॉक प्राइस आज इतने अच्छे तरीके से ऑब्वियसली रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे। पर चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक्स के इसी शो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। रवि जी और कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को उनकी स्टॉक क्वेरीज पे राय देने के लिए। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए यहीं पे इजाजत। पर जाते आते देखिए अभिषेक, मार्केट में तेजी बरकरार है। बिल्कुल सृष्टि, चौथा दिन है तेजी का और 18,150 के आसपास है, और
उम्मीद करेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतेगा शायद तेजी और बढ़ती हुई दिखा देगी, क्योंकि बैंकिंग काउंटर से सपोर्ट फिर से निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करेंगे तेजी कायम रहे और चौथे नहीं, पांचवें नहीं, आगे भी तेजी कायम रहे, क्योंकि तेजी अच्छी लगती है बाजार को और सभी को भी। जी बिल्कुल, पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है। पर इसी के साथ हमें दीजिए अलविदा। पर अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ET स्वदेश के साथ।